सो जय हिंद एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हो और फिर भी पॉलिटी प्रीलिम्स में आपसे गलती हो रही है, तो प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, ट्रैप्स में है। तो इस वीडियो में हम बेसिक्स नहीं पढ़ने वाले। हम सिर्फ वो जगह पढ़ेंगे जहाँ पे यूपीएससी रिपीटेडली एस्पिरेंट्स को स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम करके फंसाता रहता है और एस्पिरेंट्स अपने प्रीलिम्स अटेम्प्ट को लूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली में मेरी पॉलिटी एरर नोटबुक है। तो इसमें देखें, पहला पॉइंट जो कि है कि कुछ हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं। हाँ, जो पहला चैप्टर है अपना, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो उसमें हिस्टोरिकल एक्ट्स को समझने के लिए एक फाउंडेशन याद, जो लाइन है उसको याद कर लो। वो है आपकी ये वाली कि कंपनी का जो रूल है वो स्टार्ट हुआ आपका 1773 में, कंट्रोल आया 1784 में, ट्रेड गया कंपनी का 1813 में, सेंट्रलाइजेशन 1833 में हुआ और ब्यूरोक्रेसी आई 1853 में। इस लाइन को याद करने से ना आपको ट्रैप समझने में काफ़ी मदद होगी। 1773 टू 1853 यहाँ तक के हिस्टोरिकल एक्ट्स को ये कवर कर लेती है। तो अगर हम अपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे जाएं, तो इसका बेसिक्स तो सबने पढ़ ही रखा होगा। क्या हुआ था वहाँ पे? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन था वो रिकॉग्निशन उसको मिल रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन और बाकी तमाम चीज़ें, सेंट्रलाइजेशन जैसी चीज़ें हो रही थी। तो ठीक है, वो जो भी हो रहा था, बट हमारा पहला ट्रैप देखते हैं। तो यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप में से एक समझ लो इसको तुम, वो फंसा सकता है यहाँ पे। वो सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है कि क्वेश्चन होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप कब लिया गया। क्वेश्चन इस पे हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप कब लिया गया, किसका? सेंट्रलाइजेशन का। तो आंसर है 1773। ठीक है, लेकिन एस्पिरेंट्स 1833 टिक कर रहा है, जो 1833 वाला जो एक्ट है उसको टिक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हुई थी। सेंट्रलाइजेशन वहाँ पे पीक पे था, 1833 वाला एक्ट, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। तो यूपीएससी जो है स्टार्ट और कंप्लीट के डिफरेंस पे फंसाता है। तो रूल जो है बस सिंपल सा है, वो याद कर लो। 1773 में द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, उसमें आपका सेंट्रलाइजेशन बिगिन हुआ एंड इन 1833 कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। ओके, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ट्रैप 2 देखें तो हम। तो 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, ये हम जानते हैं। 1833 में जो वही जो गवर्नर जनरल था, वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो लॉजिक सिंपल है, जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है कि जब सेंट्रलाइजेशन पीक पे जाता है, जब पीक सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, उस केस में इंडिया लेवल अथॉरिटी बनती है। और इंडिया लेवल अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो संभालेगा नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही संभालेगा। तो 1833 में आपका जीजीआई, ओके, और 1773 में जीजीबी। ऑलराइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1773 और 1784 में कंट्रोल था, पावर ट्रांसफर नहीं हुआ था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंट्रोल वर्सेस ट्रांसफर के ऊपर है। तो जो एक्चुअल पावर ट्रांसफर था वो 1858 में हुआ था, जब 1857 के बाद, सिपाही मिटरनी के बाद, जब क्राउन को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनीज
unable to cope with the agitation which is happening in India, so let us take the charge. वो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू उन्होंने कर दिया था। तो यूपीएससी रेगुलेशन और ट्रांसफ़र को मिक्स करके स्टेटमेंट बना सकता है, क्योंकि 1773 में रेगुलेशन था और ट्रांसफ़र हुआ किस में, 1858 में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 में था। तो 1784 में डबल पिट करके एक ट्रिक मैंने बना रखी है। डबल पिट, पिट से मतलब वही पीटने वाला, तो वो डबल पिट, दो बार कुछ पिटना किसी भी तरीके से, तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा मिलता है कि मेरे को ये याद हो जाता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने डुअल कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया, डुअल गवर्नमेंटल कंट्रोल, डुअल गवर्नमेंट कंट्रोल का इंट्रोडक्शन हुआ। कैसे? बीओसी और सीओडी। यू अब देखो फंसाता कैसे है, ये हुआ कहाँ था, ये इंग्लैंड में हुआ था, इंडिया में नहीं हो रहा ये सब, यहीं वो फंसा लेता है। यूपीएससी अगर इंडिया में डुअल गवर्नमेंट बोले तो स्टेटमेंट गलत है, सिंपल बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। एटीन थर्टीन, अब हम चार्टर एक्ट में एंट्री कर चुके हैं, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये चार हैं, ठीक है, इन फॉरेन नंबर। तो जो पहला है वो 1813, उसमें क्या हो रहा है, जो कंपनी का जो व्यापार है वो डाइल्यूट हो रहा है, और जो एडुकेशन है वो इंट्रोड्यूस हो रही है। ये रही वो लाइन, कंपनी का व्यापार गया और शिक्षा आई। अब और भी जो चीज़ इसके साथ हो रही है वो ये है, जो कि आप याद रखोगे इस लाइन से, 1813 T2E M, एडुकेशन आ रही है। हाँ, और आपका जो कि मैंने यहाँ पे बोला है, एडुकेशन का मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो अपने जो भी उनका मोटो है उसको वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ट्रेड डाइल्यूट हो रही है, बट टी और कॉफ़ी, सॉरी, चाइना का अबॉलिश नहीं हुई है, ठीक। और टैक्स कि जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट थी वो अगर टैक्स कलेक्ट करना चाहें तो वो टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं, और टैक्स कलेक्ट करते वक्त जो लगे कि हाँ दिस पीपल आर नॉट गिविंग अस द टैक्स, दे कैन पनिश देम ऑल्सो, ये था इसमें। तो इससे ही आप पूरा का पूरा जो 13 का एक्ट था वो आप वो कर सकते हो। ट्रैप कहाँ है कि वही टी चाइना में इट वाज नॉट अबॉलिश, बट ट्रेड अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स द ट्रेड वाज गॉन। अब आगे देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833, यहाँ पे एक लाइन या कुछ वर्ड्स जो आपको रिमेंबर करने हैं वो है 33 सेंट्रलाइजेशन। इस एक्ट में 3 प्रीलिम्स पॉइंट हैं। एक तो ये कि
चार्टर एक्ट 33 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पीक सेंट्रलाइजेशन है, पीक सेंट्रलाइजेशन इंडिया लेवल की अथॉरिटी मांगती है, वही हुआ। दूसरा, डेप्राइवेशन। जो मद्रास और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो अब किसको दे दी गई है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिवली। ट्रेड कंप्लीटली एंडेड हो चुकी। अब हमने यहाँ देखा था कि ट्रेड टी और चाइना में इट वाज लेफ्ट, बट जैसे ही 1833 का एक्ट आया, मतलब 1813 के बाद जस्ट बाद वाला जो 33 वाला एक्ट था, उसमें जो ट्रेड थी वो कंप्लीटली एंड हो गई थी। यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है, ओपन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। यहाँ पे बात हो रही है कि हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ओपन करेंगे, बट वो नेगेट हो जाती है। ऑलराइट, तो इसमें ये था। तो यूपीएससी फंसाता कहाँ पे है? यूपीएससी आपसे इसमें कंप्लीट और पार्शियल में फंसा सकता है, कंप्लीट और पार्शियल में। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट, और ये जो बेसिक पॉइंट हैं उसके, तो ये आप याद कर लीजिएगा। फिर है चार्टर एक्ट 1853। 1853 का जो ट्रिगर है वो है एग्ज़ाम, सेपरेशन और रिप्रेजेंटेशन। ये रहा। ओके, तो प्रैक्टिकली जो बात 1833 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को ओपन करने की हुई थी, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दी 1853। और सेपरेशन हुआ किसका? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का, वो सेपरेशन हो गया और लोकल रिप्रेजेंटेशन आया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट हुए और लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई। ओके, फिर उसके बाद बेसिक ही था ये, और कुछ नहीं था इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसकी ट्रिगर लाइन है, कंपनी गई और जो क्राउन था आपका उसका इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रैप ये है कि जब इससे पहले 1858 तक या 1857 तक सीओडी और बीओडी काम कर रहे थे, बीओसी, और यही डुअल गवर्नमेंट हम इनको बोल रहे थे। ये इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी है। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी गई, जब ये अबॉलिश हो गई, तो जाहिर सी बात है सीओडी भी अबॉलिश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डुअल गवर्नमेंट भी अबॉलिश हो जाएगा। तो दिस डुअल गवर्नमेंट कंसेप्ट ऑफ दैट टाइम वो अबॉलिश हो गया इन द 1858 एक्ट, कंपनी के अबॉलिश होने से। ओके, अब जब डुअल गवर्नमेंट चला गया तो गवर्नेंस के लिए कुछ ना कुछ आएगा। तो क्राउन ने आपका वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वाइसरॉय में बना दिया उनको। तो पहले वाइसरॉय कौन थे? ये वाइसरॉय हो गए, ये फर्स्ट हो गए, और ये कैनिंग हो गए। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय। अब इनको असिस्ट करने के लिए दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना, और 15 मेंबर इनको दिए गए, 15 मेंबर काउंसिल, ताकि आपस में काम करके लॉर्ड कैनिंग की हेल्प कर सकें। पार्लियामेंट नहीं था यहाँ पे इस वक्त, 15 मेंबर काउंसिल थी बस असिस्ट करने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। ये 15/7 ट्रिगर है। ओके, ICA 1861। यहाँ का ट्रैप ये है, रिप्रेजेंटेशन नहीं, मतलब आपको ये जो पॉइंट है ये याद करना है। इंडियाज
पोर्टफोलियो डिसेंट्रल ऑर्डिनेंस काउंसिल, इंडियाज पोर्टफोलियो डिसेंट्रल ऑर्डिनेंस काउंसिल। सिंपल है। इंडियंस का इंक्लूजन हुआ इन एडमिनिस्ट्रेशन। पहले 3 लोग थे, पटियाला के महाराजा, बनारस के, और आपके राव साहब, ठीक है, दिनकर राव। तो पोर्टफोलियो सिस्टम आया, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जो लेजिस्लेटिव पावर आपकी बॉम्बे और मद्रास की जीजीआई को दे दी गई थी, वो अब उनको दोबारा से अलॉट कर दी गई थी। ऑर्डिनेंस काउंसिल जो ऑर्डिनेंस जो था, पावर जो थी वो वाइसरॉय को दे दी गई थी। और काउंसिल मतलब जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था काउंसिल्स का, वो कौन सी थी? बंगाल की, हाँ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की और पंजाब की, ये 3 उस वक्त बनी थी। तो ये आप इसका बेसिक इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर उसके बाद 1892 का काउंसिल एक्ट, इसको मैंने ऐसे याद रख रखा है, 92 बजट, 92 बजट। अभी 92 बजट में हो क्या रहा था कि यहाँ पे बजट के ऊपर डिस्कशन हो सकता था, उसके ऊपर आपका क्वेश्चनिंग हो सकती थी, बट वोट नहीं हो सकता था। हाँ, तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इसी वोट को लेके ट्रैप बनाया जा सकता है। ओके, मतलब कि यूपीएससी बोल सकता है आपको कि डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्ट, आई एम राइटिंग इलेक्टेड, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो वोट सिस्टम था, कि वोट नहीं था इसका मतलब ये था कि डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते थे, बट इनडायरेक्ट जो पावर थी वो देवर एग्जीक्यूटिंग। फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, आईसी 1909। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, तो यूपीएससी जो है वो इलेक्टोरेट को और इलेक्शन को मिक्स करके कुछ ना कुछ घुमा सकता है यहाँ पे। तो वोट तो मिला था, पर बांट के, सेपरेट इलेक्टोरेट था और इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। इसको ये इस तरीके से याद हो जाएगा। ये पॉइंट 1919 डायरकी से याद होता है, 1919 डायरकी। तो ये है आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें और कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा, ऊपर मैं देख लेता हूँ। ओके, नहीं हो रहा। तो डायरकी आई, ठीक है, बाईकैमरल बजटरी बजट सेपरेशन हुआ, ठीक है, फ्रेंचाइज यूनिवर्सल, आई मीन द वोटिंग सिस्टम इट वाज एक्सटेंडेड, बट अभी भी वुमेन और SC ST इनको नहीं दिया जा रहा था। फिर PSCs वगैरह ये सब बन रही थी। फिर उसके बाद 35, तो 1935 का ट्रैप क्या है? वो है आपका फेडरेशन, इट वॉज प्लान्ड बट इम्प्लीमेंट नहीं, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन सोचा पर बना नहीं। और क्या हुआ यहाँ पे, प्रोविंसेस में डायरकी खत्म हुई थी और सेंटर में चालू, और इंस्टीट्यूशन का जन्म हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस कौन से? RBI, फेडरल कोर्ट यहाँ बन रहा है, PSCs यहीं से इस्टेब्लिश हो रही हैं। ओके, देन हम आते हैं अपने यहाँ पे PYQ ट्रैप है। ये देखो किस तरीके से ट्रैप दिया है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली का आइडिया एम एन रॉय ने दिया, वी ऑल नो इट, डायरेक्टली गिवन इन लक्ष्मीकांत, ठीक। ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस ने की थी, ये भी बात लिखी हुई है, पर फॉर्मली पहले स्वराज पार्टी ने रेज करी। फॉर्मली द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रेज्ड बाय द स्वराज पार्टी। तो एक कीवर्ड देखो, फर्स्ट, हु गेव फर्स्ट, फर्स्टली गेव, तो इट वॉज स्वराज पार्टी, बट आई मार्क दिस बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंटेम्पलेशन। तो यूपीएससी फर्स्ट पुट फॉरवर्ड जैसे वर्ड्स पे खेलता है कि हु पुट इट फर्स्टली, तो उसी सेंस में ये क्वेश्चन दिया गया है और वहीं पे ट्रैप भी है। तो हालांकि इट वाज नॉलेज बेस्ड, आपको पता होगा तभी आप इसे कर पाते, बट ऑल राइट, हमें थोड़ा सीख लेने जैसा है तो हमने देख लिया। देन आगे फर्स्ट सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट ये थे, है ना, उन्होंने ही कर दिया था, नॉट बाय परमानेंट प्रेसिडेंट। ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे आपके राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिन्हा वॉज टेम्पररी। तो यूपीएससी टेम्पररी वर्सेस परमानेंट पे कंफ्यूजन करता है ना, इट कैन क्रिएट, डेफिनेटली इट कैन क्रिएट, तो वही ट्रैप था यहाँ पे, देख लेना। फिर उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रीएम्बल नहीं है, उसका मॉडिफाइड वर्जन लेटर प्रीएम्बल बना। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ जान लेनी है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो थी, जो हम मिस कर सकते हैं वाइल रीडिंग, वो ये थी कि भाई इन्होंने एडुकेट सेफगार्ड की बात कर रखी थी माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड को, ट्राइबल को और डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद नहीं होगा तो आप फिर मिस्टेक करोगे। हाँ, यू विल मार्क द स्टेटमेंट्स रॉन्ग, सो यू हैव टू मार्क इट अप। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मेट करी, ये कुछ इंपॉर्टेंट अब आ रहा है कि जिसमें आपको कुछ याद करना चाहिए, जहाँ पे अगेन यूपीएससी ट्रैप रख सकता है। तो जब भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने सेशंस किए, तो वो राजेंद्र प्रसाद ने चेयर करी, और लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह जब हुए तो वो जीवी मावलांकर ने करी। ठीक है, आशा करता हूँ ये यहाँ तक क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं, अदर फंक्शंस जो उन्होंने आपके परफॉर्म किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो ये थे रेटिफिकेशन कॉमनवेल्थ, नेशनल फ्लैग का अडॉप्शन, अडॉप्शन नेशनल एंथम, और ये 3 डेट सेम है, जनवरी 24 1950। क्या क्या हो रहा है, नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। देख लेना, ये कुछ डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, इनको देख लेना। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। डायरेक्ट है इसमें और कुछ नहीं है, रटना है आपको। मेजर कमिटीज़ यहाँ देख लो बस, कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी कि स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, हम पटेल साहब को लगा सकते हैं, बट नहीं, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक। एडवाइजरी कमेटी सरदार पटेल की थी। रूल्स प्रोसीजर आरपीसी पता चल रहा है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। स्टीयरिंग भी इन्हीं के हाथ में, स्टीयरिंग कमेटी जो होती है। फिर उसके बाद ये आपका मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर गोपाल, दो कृष्णा मुंशी, माधव सादुल्ला, डायरेक्ट आपको याद करना ही है, डॉक्टर साहब और गोपाल स्वामी, कृष्णमचारी और कृष्णा स्वामी अयंगर, और वही के मुंशी माधव जी सादुल्ला। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे एच वी आर अंगैयर के साथ, है ना। तो ही वॉज सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उसके बाद 38 में वही जो हमने ऊपर स्टेटमेंट दी हैं उनके बेस पे ये स्टेटमेंट सारी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक। फिर उसके बाद ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन न्यू पार्लियामेंट जब तक नहीं हो गए वो तब तक कैरी ऑन रही, इसको पढ़ लीजिएगा क्या बोल रहा है। फिर सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ जहाँ पे भी देखो मुझे एक्सप्लेन करना है और ट्रैप्स वाली बात आएगी, आई एक्सप्लेन, ठीक है। तो अब देखो शेड्यूल की बात हो रही है, तो टीयर्स ऑफ विल वी ऑल नो। सेकंड शेड्यूल, कुछ शेड्यूल मैंने यहाँ उठाए हैं जो जहाँ पे ट्रैप है। सेकंड शेड्यूल उठाया है, इसमें अलाउंसेस की बात हो रही है, इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब हैं,
है ना, कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन नहीं है उस पर पूछ सकता है। कैग है यहाँ पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आप सब देख लीजिएगा, ये आपको देखने हैं बस, ये जो मार्क कर दिए मैंने ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थर्ड शेड्यूल में भी आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे MP MLA, ठीक, MP और MLA ये हैं, और कैग भी हैं यहाँ पे। प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है, यहाँ फंसा लेगा आपको, प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनके लिए एक इस तरीके से याद कर लो कि ये स्पेशल पर्सन है, तो इनके लिए आर्टिकल भी स्पेशल ही है, शायद 61 वगैरह कुछ है, सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, बट अलग आर्टिकल का इनके लिए। सिक्स्थ शेड्यूल में इसको AMTM करके याद रखो, बट नॉट मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक, याद रखना। एट्थ शेड्यूल देखो, इसको सिंध 21 अमेंडमेंट में फंसा सकता है आपको, ट्रैप वहाँ सेट करेगा कि अमेंडमेंट कौन सी लैंग्वेज किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुई। तो सिंध 21, सिंधी जो थी वो 21, कौन की पूरी पाली, पूरी मतलब वही हमारा इंडियन डिश, तो कौन की पूरी पाली कत्तर खा गया, कौन की शेप में कोई पूरी होगी, उनको पाली, पाली जिसका नाम है पूरी 71 खा गया, तो कौन मतलब कोंकण, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, ये 71 से इंट्रोड्यूस हुई। फिर है 92 बोडोंगरी थिलीथाली, 92 बोडोंगरी थिलीथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक, ये 92 से हुई। फिर टेस्ट 1 जो मैंने दिया था उसमें से कुछ मिस्टेक्स, टेस्ट 1 फोरमाइज का दिया था मैंने SFG, तो उसका जो मेरे से गलती हुई उसमें इन पर्टिकुलर चैप्टर से, लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 to 6 में, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देख लो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ायरेबल है, प्रोवाइड्स क्लैरिटी, ठीक है, लेकिन इसेंशियल नहीं है, तो इस इसेंशियल पे खेल सकता है वो आपसे, यहाँ ट्रैप फंसा सकता है। ये इंडिया नहीं है, सॉरी, सिर्फ यूके, तो वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसेंशियल पे वो आपको फंसा सकता है, ट्रैप यहाँ पे होगा कि भाई इट इज़ इटेंशियल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल है, लेकिन आप फिर कंट्री के बेस पे देखो भाई कि, और जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे सब में क्या वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नहीं है, तो फिर उस हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा, बट उस वक्त पता नहीं मैंने क्या सिली मिस्टेक्स होगी, कोई बात नहीं। अडोप्शन ऑफ यूनिवर्सल मतलब आपके वोटिंग सिस्टम की बात हो रही है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो सबसे ये UPS करके याद कर लेना है इसको, UPS, UK, फ्रांस, इंडिया और USA, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लोग 7 फीट तक जाते हैं, 7 फीट तक जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग, एक आध चला जाता होगा बस याद करने के लिए, समझना है आपको, बस वही है, उसके लिए थोड़ा सा याद कर लेना है इसे कि हाँ ऑस्ट्रेलिया 70, 7 शेड्यूल, अगर 7 शेड्यूल की बात करें, 70 नहीं 7, तो 7 शेड्यूल की बात करें उसमें कॉन्करेंट लिस्ट आती है, ठीक हो गया। और क्या है, जॉइंट सिटिंग, की आपको याद करना है, और जहाँ जहाँ पे भी ट्रैप होंगी मैं उनको समझा दूंगा। कनाडा आपकी रेजिडेंट पावर, कनाडा, बाकी सब याद करिएगा। आयरलैंड DPSPI मतलब आयरलैंड, ठीक है। जापान जुड़ी, ये एक ही है इसमें, प्रेशर स्टेब्लिश बाय लॉ, देख लेना। रशिया से हमने FD ली है, बाकी देख लेना। UK से हमने, ये सब आपको बिल्कुल भी आउट नहीं होना चाहिए इनमें, बस ये थोड़ा देख लेना प्रेरोगेटिव, बाकी सब हम जानते ही हैं कि उन्होंने जिस तरीके का भी रूल किया वो सब हमने वहाँ से लिया, तो ये सब फंडामेंटल राइट। और जहाँ पे भी इम्पीचमेंट की बात होगी, इम्पीचमेंट की बात होगी तो वो US ही होगा, बाकी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी देख लेना, ये USA से ही है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमने, यहाँ ट्रैप है, पूछ सकता है, कंफ्यूज कर देगा कि हमने इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिए, तो वो हमने लिए आपके 1935 GOI एक्ट से। जर्मनी से क्या लिया फिर हमने, सस्पेंशन लिया हमने वहाँ से और फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी के दौरान। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया हमने, ये सबको याद होना चाहिए। फ्रेंच को फ्रेंच रिपब्लिक कहते हैं ना, फ्रेंच रिपब्लिक से के नाम से याद रखते हैं ना, हाँ, तो बस फ्रेंच रिपब्लिक, बाकी ये सब तो आपको सब पता ही है। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलता है और अच्छे ट्रैप्स के साथ, और तब तक के लिए बाय।